आधारभूत जानकारी जो है वो हासिल की होगी। तो सबसे विशाल मिस्टर विशाल विशाल तारड़े, विशाल तारड़े, आप अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। विशाल जी, अब अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। सुबह के सत्र में आपने कुछ न कुछ जमा योजनाओं से संबंधित कुछ जानकारी हासिल की होगी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से डिपॉजिट जो हैं वो बैंक में खोले जाते हैं, किस तरह के जो काम है वो बैंक में होते हैं या खोले, डिपॉजिट सेवाएं क्या क्या दी जाती हैं। जो पहले सत्र में ये बात हुई होगी जरूर। हाँ जी। बैंक में लेन देन होता है, पैसा बैंक हम में जमा करते लेन हैं। हाँ जी, बैंक में लेन देन होता है। और बैंक में लेन देन का क्या स्वरूप है और कितने तरह के बैंक जो है वो खाते खोलता है। सर तीन थी, एक सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एगो डिमांड अकाउंट। सेविंग अकाउंट, उसके बाद आपका करंट अकाउंट और डिमांड अकाउंट, डिमांड पेमेंट डिमांड अकाउंट। डिमांड अकाउंट। डिमांड अकाउंट के नाम से तो कोई अकाउंट नहीं होता। हाँ, लेकिन आप मुझे लग रहा है कि आपने एक दो चीज़ों को थोड़ा मिक्स कर दिया है। लेकिन आप डिमांड भी सही कह रहे हैं, सेविंग और करंट भी सही कह रहे हैं। और कोई और किसी भी तरह का खाता आप खोलने बैंक में गए हो, या आपको जानकारी हो, या आपको पहले फर्स्ट सेशन में बताया गया हो, वहीं से जानकारी, वहीं से हम शुरू कर लेंगे बात। करंट और सेविंग्स अकाउंट। करंट और सेविंग अकाउंट, ये अभी उन्होंने भी बताया, नाजिर ने भी बताया। सेविंग अकाउंट में सर पेमेंट जो है डिपॉजिट पेमेंट पे ब्याज मिलता है, और करंट अकाउंट पे जो है डिपॉजिट पे ब्याज नहीं मिलता है सर। ब्याज नहीं मिलता। बहुत ही बढ़िया। ये हम सब चीज़ें हालांकि इसमें जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे, जो ये सत्र है, ये जो सेशन है। लेकिन आपको ये जानकारी है तो ये बहुत ही बढ़िया है। और इससे करंट अकाउंट में इससे ज़्यादा कोई प्रश्न पूछता नहीं है वो, कि करंट अकाउंट जो है उसमें जो है ना वो ब्याज नहीं दिया जाता। ये बहुत एक विशेषता है करंट अकाउंट की, जी सर। फीचर है। इसके साथ साथ और करंट और सेविंग हो गया, करंट अकाउंट का कुछ एक फीचर्स भी अभी नासिर ने बनाए आप में से। तो कोई और भी तरह का कोई खाता खुलता हो बैंक में, जब जब बैंक में गए, या आपने घर में सुना हो, या आपने पड़ोसी से सुना हो, अपने यार दोस्त से सुना हो, या आपको पहले सत्र में बताया गया हो, जरूर बताया गया होगा, क्योंकि बैंकिंग का कार्य है। हाँ जी। जो हमारे टर्म डिपॉजिट्स हैं, सावधि जमा जो है, वो भी बैंक जो है ना खोलता है। और सावधि जमा जितने हैं उसका बड़ा हिस्सा जो है, बैंक अपने प्रमुख कार्य, जो उसका लोन देने का जो प्रमुख कार्य है, वो जो उसके पास सावधि जमा जो पैसा आता है, क्योंकि वो डिमांड पे पेपर नहीं होता, वो एक समय के बाद जो उसका भुगतान करना होता है, उसी में से एक बड़ा हिस्सा जो है वो बैंक जो है वो उसको लोन देने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से जो सावधि जमा है हमारे, और अगर हम दो प्रकार से, अगर हम आपसे पूछा जाए तो कि डिपॉजिट, अगर बैंकों में जो डिपॉजिट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या कहा जाएगा, कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार से, अगर मैं कहूँ कि बैंकों में डिपॉजिट सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, तो किस तरह से उसको कहा जाएगा, दो प्रकार के डिपॉजिट्स को। एक फिक्स डिपॉजिट होता है जो कि उसमें बैंक ब्याज दर दे देते हैं, और वो एक सीमित टाइम के लिए होता है, फिक्स टाइम के लिए, उस टाइम पे ही उसको निकाला जाता है, और अपने उससे पहले अगर हम आप मुझे, क्योंकि आपका नाम अजय कुमार, अजय बोल रहे हैं आप, अजय। जी अजय कुमार ये 28। हाँ जी, हाँ जी, अजय कुमार जी। आपने बहुत सारी बार एक शब्द इस्तेमाल किया, टाइम, कुछ टाइम, कुछ टाइम, कुछ टाइम। फिक्स टाइम के लिए सर, वो जो फिक्स हाँ, डिपॉजिट मैं होता है। अजय, आप एक बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कहा।
और एक नासिर ने एक शब्द इस्तेमाल किया था डिमांड, टर्म डिमांड। डिमांड डिपॉजिट। उन्होंने डिमांड डिपॉजिट करके एक शब्द इस्तेमाल किया था, और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया टाइम, टाइम डिपॉजिट, कुछ टाइम के लिए डिपॉजिट। तो इस तरह से बैंक में दो ही प्रकार के डिपॉजिट माने जाते हैं, एक तो डिमांड डिपॉजिट और दूसरा टाइम डिपॉजिट। हेलो सर। आप अपना ऑडियो म्यूट, अजय कुमार जी आप अपना ऑडियो भी म्यूट कर लीजिए प्लीज, जैसे बात हो सर जाएगी। जी, सर जी युवराज आपने वर्मा जी, युवराज सर वर्मा जी। आपने खातों आ, के प्रकार पूछे थे, तो उसमें से बताया गया था बचत खाता और चालू खाता। हम्म, उसके बाद आपने बताया आवर्ती खाता ना, सावधि, सावधि जमा, सावधि। तो सावधि जमा। सावधि में उसका कुछ टाइमिंग रहता है सर, 3 मंथ के अंदर कुछ पेमेंट उसको डालना रहता है अकाउंट में। वो उसमें अगर हम जब विस्तृत जानकारी करेंगे डिपॉजिट्स में, तो हम ये इसमें भी दो तरह के डिपॉजिट होते हैं। एक तो ये कि समय समय पर उसमें कुछ पैसा डालना, हर महीने कुछ पैसा डालने वाला वो, और एक मुश्त पैसा डालने वाले, दोनों तरह के। सर और ये आवर्ती में क्या रहता है सर, सिस्टम उसका सेम रहता है क्या? आप युवराज जी ऐसे बीच बीच में ऐसा वेवरिंग क्वेश्चन ना करें कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। कुछ एक ना एक सिस्टम से हम चलें तो अच्छा है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चला हमने क्या, हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ खत्म करना है, और कौन कौन सा डिपॉजिट आगे, कौन किस पर चर्चा होगी, किस पर नहीं होगी। तो जी सर। हाँ, दो तरह के डिपॉजिट अगर आपसे पूछा जाएगा तो दो तरह के डिपॉजिट बैंक में होते हैं। एक होता है डिमांड, और दूसरा होता है आपका टाइम डिपॉजिट। जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो आप सब जानते हैं, आप सबने चर्चा की है, एक सेविंग और दूसरा करंट। एक तो सेविंग, वो दूसरा करंट। इनको डिमांड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डिमांड पर पेएबल है, ये चेक से विड्रॉल पर पेएबल है, विड्रॉल से पेएबल है। जैसे ही आप बैंक में जाओगे, बैंक जो है ना वो बाध्य है आपके मांग पर, आपके डिमांड पर आपको पैसा देने, इसलिए इनको जो है ना वो हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और दूसरे जो डिपॉजिट की बात की हमने, क्या था, टाइम डिपॉजिट। कुछ एक समय के लिए, निश्चित समय के लिए वो डिपॉजिट होते हैं, जिनको हम सावधि जमा कहते हैं। अवधि, अवधि टाइम को कहा जाता है। तो उसमें जो है ना वो आपको एक एक निश्चित राशि निश्चित समय के लिए निश्चित दर पर, निश्चित राशि निश्चित दर और निश्चित समय, ये टाइम, उसको हम कहते हैं सावधि जमा, टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं उसको हम कहते हैं। इसी तरह से जो टाइम डिपॉजिट है वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो ये हो गया जो हम एकदम जाके एक ही पैसा, मैंने 10,000 रुपए की एफडी 5 साल के लिए इतने प्रतिशत ब्याज पे कर दिया आपको। और दूसरी जो है वो आपका जो है ना वो है रेकरिंग डिपॉजिट, जो आपने अभी बात की कि उसमें हर महीने कुछ पैसा डालना पड़ेगा क्या, उसको हम कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। मोबाइल लेकर आ उसको जाओ। कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। एक निश्चित राशि हर महीने आपको उसमें डालनी है, और फिर एक समय के लिए, पूरे 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, जिस समय का भी आप चयन करते हैं, वो भी डिमांड डिपॉजिट में वो भी टाइम डिपॉजिट में आता है, वो भी टाइम डिपॉजिट में आता है। पर उसमें हर महीने आपको एक किस्त जमा करनी होती है, उसको हम कहते हैं रेकरिंग, आवर्ती जमा। उसको कभी कभी हम कम्युलेटिव डिपॉजिट भी कह देते हैं। वो एक समय के बाद एक मुश्त पैसा आपको मिलता है, 1,000 रुपये करके। मान लीजिए आपने 5 साल तक पैसा जमा किया, तो 60,000 रुपये आपने पैसा जमा किया, और उसके साथ साथ उसको ब्याज भी आपको मिला। तो ब्याज और वो पैसा मिलाकर आपको एक मुश्त दे दिया जाएगा। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप अपनी एक सावधि जमा में भी डाल सकते हैं, नया रेकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं। उसको अगर आपको कोई ज़रूरत के लिए आपने ऐसा जमा किया, बच्चे की एजुकेशन, शिक्षा के लिए आपने पैसा जमा किया, आपने कोई सोचा कि मैं कोई प्लॉट के लिए ईएम जो है ना 10% पैसा मुझे भरना है, तो मैं वो पैसा भर सकता हूँ। तो जो भी आपकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो टाइम डिपॉजिट है वो भी दो तरह के, और जो डिमांड डिपॉजिट है वो भी दो तरह के। एक तो हमारा सेविंग, दूसरा करंट, वो डिमांड में आते हैं। दूसरा फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट, ये दोनों टाइम डिपॉजिट में आते हैं। तो ये हमारी थी बेसिक जो हमारी अवधारणा है डिपॉजिट्स के बारे में, वो ये। और अब हम बात करते हैं जो हमारी जो इसकी जो
बाहर का पैसा जोड़ ले कितना आया लॉट, तू हॉस्पिटल में कितना जो दे ले यही बता। प्रेजेंटेशन है, ताकि हम उस पर ध्यान दें कि जो हमारी जो बुक है उसका जो चैप्टर 2 है, यही जो सोचेगा हमारी विभिन्न जमा योजनाएं और अन्य सेवाएं, उससे संबंधित जो अध्याय है उस पर करें कि उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या पढ़ाया जाना है, क्या पढ़ना है हमें, ताकि क्योंकि जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उस अध्याय के आधार पर पूछे जाते हैं। जो परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वो उस अध्याय के आधार पर पूछे जाएंगे। अध्याय 2 विभिन्न जमा योजनाएं और अन्य सेवाएं। अगर हम देखते हैं तो हम इससे पहले हम बात इस पर कर चुके हैं कि डिमांड डिपॉजिट, ये जो करंट अकाउंट है, सेविंग है, कस्टमर की डिमांड पर चुकाया जाने वाला डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट है। दूसरा, तय मेच्योरिटी तिथियों पर चुकाए जाने वाला जो जमा है, डिपॉजिट है, वो सावधि जमा है, टाइम डिपॉजिट है। इसमें फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग क्युमुलेटिव डिपॉजिट, जैसे मैंने आपसे चर्चा की। अब तीसरी तरह का एक डिपॉजिट और लिखा है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड डिपॉजिट, हाइब्रिड जमा। हाइब्रिड जमा उसको कहते हैं कि जिसमें जो है ना वो थोड़ा सा डिमांड, थोड़ा सा जो है ना वो टाइम, दोनों विशेषताएं होती हैं। डिमांड की विशेषता भी और साथ में टाइम की विशेषता भी। वो कैसे होगा? वो मान लीजिए आप कुछ हम विज्ञापन देखते हैं कुछ बैंकों के, IDFC के बहुत विज्ञापन होते हैं, हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक का भी आपने विज्ञापन देखा हो, जिसमें ऐसा लिखा गया होगा कि हम करंट अकाउंट पे भी 4% ब्याज देते हैं, जबकि करंट अकाउंट पे कोई ब्याज मिलता नहीं। सेविंग में हम 6.5% ब्याज देते हैं, जबकि अधिकतम ब्याज सेविंग में जो है ना वो आपका 2.5% हो सकता है। तो ये जो अधिक ब्याज देने की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, ये इसी पर आधारित है कि आपका एक बैलेंस, मान लीजिए 25,000 रुपये से ज़्यादा आपका सेविंग में बैलेंस है, तो वो जो है ना वो आपका जो बैलेंस है वो FD में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि उसके ऊपर आपको ज़्यादा ब्याज मिले, अधिक ब्याज मिले। इसी तरह से करंट अकाउंट में मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की वो सीमा रखी गई है, तो 1 लाख रुपए से अधिक का जो ब्याज है, 1 लाख रुपए से अधिक जो शेष है, बैलेंस है, वो जो है ना वो आपके FD में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इस तरह से हम उस तरह के डिपॉजिट को, करंट और सेविंग के कुछ हिस्से को जब हम FD में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो डिपॉजिट्स हैं ये हाइब्रिड डिपॉजिट है। इसमें डिमांड भी है और टाइम भी है, डिमांड भी और टाइम भी, डिमांड और टर्म डिपॉजिट दोनों के फीचर जो है ना शामिल है। अब आपने देखा, हमने पहले से इस पर चर्चा कर ली है कि जमा खाते जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक डिमांड होते हैं और दूसरे टाइम होते हैं। जो डिमांड है वो आपके जो सेविंग जो करंट अकाउंट है, वर्तमान जमा जिसको लिखा गया है, और दूसरा जमा बचत जमा, सेविंग अकाउंट। एक जस्ट हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो, 50 हाँ हाँ ओ हाँ 50 नंबर चाहिए। तो इसमें आपको टाइम डिपॉजिट देखा, तो उसमें भी हमने दोनों तरह के पर चर्चा कर ली, सावधि जमा जो फिक्स डिपॉजिट है और रेकरिंग डिपॉजिट, ये इसका चार्ट है। एक इसके अंदर कॉल जमा या कॉल डिपॉजिट भी लिखा गया है, ये ज़्यादातर अब प्रचलन में नहीं है, पहले कभी टेंडर वगैरह जमा किए जाते थे तो उसके अंदर जो है ना वो ये इस पर चर्चा की जाती थी। अब ज़्यादातर ये प्रचलन में नहीं है कॉल डिपॉजिट्स जो है। अब उसके बाद आ गया डिमांड डिपॉजिट में सबसे पहले चालू खाता करंट अकाउंट की उसकी विशेषता क्या है। एक तरह का डिमांड डिपॉजिट है, और इसमें जो खूबी है वो इसमें कई बार डिपॉजिट और कई बार विड्रॉल, कई बार पैसा जमा किया जा सकता है और कई बार पैसा निकलवाया जा सकता है।
कई बार पैसा जमा किया जा सकता है और कई बार विड्रॉ किया जा सकता है, ये सुविधा है इसके अंदर शामिल। इसकी और दूसरी विशेषताएं क्या है कि इसमें जो है ना वो जो संख्या है वो सीमित नहीं है डिपॉजिट और विड्रॉल की। विड्रॉल और डिपॉजिट की संख्या और अमाउंट पर कोई रोक नहीं है, कितना भी पैसा जमा करें, कितना भी पैसा निकलवाएं। हर एक करंट अकाउंट में चेकबुक सुविधा दी जाती है, ये आप मानकर चलें कि अनिवार्य है। दूसरा, क्रेडिट योग्यताओं वाले जिनका जो है ना संबंध बहुत पुराना रहा है बैंक से, क्रेडिट जिनकी जो है ना वो अच्छा है बैंक के पास, या क्रेडिट स्कोरिंग अच्छी है जिनकी, उनको उन करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जा सकती है। सिर्फ ये सुविधा करंट अकाउंट में ही हो सकती है, सेविंग में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये सेविंग में सुविधा उपलब्ध नहीं है कि मान लीजिए ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि आपके खाते में औसतन जो है वो 2 लाख रुपए, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए शेष रहता है, बैलेंस रहता है। बैंक ने आपके पूरे उसको ट्रैक को देखते हुए आपने एक बैंक से रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे कभी कभी 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, कभी मेरा पैसा आगे पीछे हो जाता है, तो मुझे चाहिए होता मेरा जो पैसा है वो 7 दिन में आ जाता, और वो आपके खाते के जो लेन देन है उससे परिलक्षित होता, उससे दिखता भी है। तो बैंक आपके जो है ना वो क्रेडिट स्कोरिंग को, आपकी हिस्ट्री को, आपके संबंध को देखते हुए एक आपको जो है ना वो 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए आपकी सीमा बना देता है कि अगर आपको कभी भी कंटीजेंसी पड़ी, आकस्मिक आवश्यकता पड़ी, तो आप 1 लाख रुपए तक अपने बैलेंस से ज़्यादा निकलवा सकते हो। मान लीजिए किसी सप्लायर को बहुत अर्जेंट पेमेंट करनी है, बिजली के बिल की कोई पेमेंट करनी है, कोई टैक्स की लायबिलिटी आ गई, कोई आपका पीएफ की लायबिलिटी आ गई, कुछ संवैधानिक लाभ आपकी जो जिम्मेवारी आ गई, तो ऐसे में आप जो है वो उस जो ओवरड्राफ्ट जो लिमिट है उसको जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो स्वीकृत की जाती है, और पर ये जो है ना कंटीजेंसी के लिए, आकस्मिक जो ज़रूरतें हैं उनके लिए इस्तेमाल हो सकती है। करंट अकाउंट में बैलेंस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, ये हमने चर्चा इस पर पहले कर चुके हैं। और करंट अकाउंट होल्डर को जो उसके ज़रूरत अनुसार, उसके रिक्वेस्ट अनुसार, उसके प्रार्थना और उसकी ज़रूरत के अनुसार जो है ना वो उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ताकि वो वेरीफाई जो अपनी स्टेटमेंट्स हैं उनको जो है ना वो वेरीफाई कर सके, उनका सत्यापन कर सके, हाँ भाई मैंने ये ट्रांजेक्शन करी है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और पासबुक है, तो उसका उद्देश्य यही है कि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई हाँ ये ट्रांजेक्शन जो है ना वो मेरे खाते से हुई हैं, ये चीज़ें मेरे खाते में हुई हैं, तो ये चीज़ें हम ये उपलब्ध है। तो करंट अकाउंट में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है ना वो आपके ज़रूरत के हिसाब से, वेरिफिकेशन के हिसाब से आपको स्टेटमेंट, ये 5 जो विशेषताएं हैं ध्यान में रखें। करंट अकाउंट की ये 5 विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं जिनको हम कहते हैं। बैंक उन कस्टमर्स के लिए करंट अकाउंट खोलते हैं जो बैंकिंग सिस्टम से लोन भी लेते हैं। तो इस संबंध में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, उनके कर्जदारों के लिए रिजर्व बैंक ने कुछ नियम बनाए हैं। इस स्पेसिफिक एक मेंशन है, एक विशेष प्रावधान है कि अगर जिन लोगों का किसी भी बैंक से, किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक से कोई लोन का अरेंजमेंट नहीं है, उनके लिए कितनी भी जगह आप खाते खोल सकते हैं, बैंक के करंट अकाउंट खोलने पर कोई रोक नहीं है। पर लेकिन उन लोगों पर कुछ पाबंदियां हैं जिनका किसी शेड्यूल बैंक या पेमेंट बैंक के साथ कोई उधार लेने का इंतजाम है, कोई उधार लेने का इंतजाम है, तो वो उस पर जो है ना वो कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। लोन देने वाले बैंकों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इस जो रोक का जो पाबंदियों का जो नेचर है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किसी दूसरे बैंक से
क्या सुविधाएं ली हुई हैं, लोन की क्या सुविधाएं ली हुई हैं और किस नेचर की ली हुई है। टर्म लोन लिया हुआ है तो आपके ऊपर कोई, आपको जो है ना वो कोई आपको उसके ऊपर भी कोई सीमा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आपने अगर किसी से कैश क्रेडिट लिया हुआ है तो उसके ऊपर पाबंदी हो सकती है। फिर भी उसी तरह से 5 करोड़ तक का अगर कोई आपने दूसरी अगर लिया हुआ है तो आप किसी को उद्देश्य बताकर आप अपना दूसरे बैंक में करंट अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन इस संबंध में व्यवस्था, एक रिजर्व बैंक ने एक व्यवस्था बनाई है, उस ईमेल आईडी व्यवस्था चेक के करो अनुसार आपकी, ही आप करंट अकाउंट दूसरे बैंकों ईमेल में आईडी खोल चेक करो। सकते हैं। ये एक विशेष विशेष आकर्षण कह लीजिए, या एक आप कहें कि विशेष एक प्रावधान है जिस पर विचार करना जरूरी था। अब बात आती है हमारे पास दूसरे डिपॉजिट, हमारे जो सेविंग बचत खाते जो है। प्रिंट चाहिए पीडीएफ की है, सेविंग बैंक प्रिंट चाहिए कि डिपॉजिट पीडीएफ की एक है ऐसा आपको? अकाउंट है जो हाँ इस तरह जो खास तौर पर इस बात के लिए बनाया गया है कि ताकि लोगों में जो बचत की आदत है वो विकसित हो। बचत की आदत डालने के लिए ये विकसित किया गया है। ये डिपॉजिट जो सेविंग अकाउंट है उसकी जो है ना विशेषता है। इन्हें कोई व्यक्ति, गार्जियन अपने नाबालिग बच्चे के लिए खोल सकता है। 10 साल से उम्र का अगर बच्चा, अधिक उम्र का कोई बच्चा हो तो वो भी अपना अपने आप स्वयं चालित जो है ना खाता खोल सकता है। ट्रस्ट के खाते, एचयूएफ के खाते और वगैरह आदि भी करंट उसके जो है ना सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट खोले जा सकते हैं, बचत खाते खोले जा सकते हैं। जो बचत खाते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक चेकबुक वाले और एक बिना चेकबुक वाले। जो हमारे जो डिपॉजिट, हो गया ना? हाँ 17 पेज है, एक पेज का 5 हो जाएगा। हाँ 200 টাকা 3 महीने का दो ना। हाँ 3 महीने का बोल रहा हूँ, ধরেন 3 महीने का बोल रहा हूँ। और पीडीएफ पे भेजेंगे तो पीडीएफ का जो है ना 50 रुपये भूल जाएंगे ना आपको, 50 तो पीडीएफ ये बैंक की तय सीमा के साथ मिल जाए फ्रीक्वेंसी, पीडीएफ। अमाउंट और मिनिमम बैलेंस के साथ पैसे निकालने की इजाजत देते हैं। उसके बाद अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, व्हाट्सएप पे जो भेज दो। आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें भी, आप एक महीने में इतना पैसा निकलवा सकते हो, एक तिमाही में इतना पैसा निकलवा जो सकते है हो। आपको अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो हम पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये इसका तीसरा प्रावधान है, तीसरी विशेषता है इसकी। ये महीने से पिछले तक है ना, इसके साथ साथ अकाउंट होल्डर के मांगने जनवरी से पर लेके चेक मार्च या तक का है। विड्रॉल दिखाकर पैसे निकाले जा सकते हैं, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट है। बैंक अकाउंट में रखे गए डेली बैलेंस पर जो इसका इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो इसका डेली बैलेंस, ये बात ध्यान में रखें। ये आपसे जो है ना ये प्रश्न जो है ना वो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो सेविंग में जो ब्याज दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है। कितना हुआ? 50। वो आपके डेली बैलेंस के ऊपर दिया जाता है। ज्यादातर बैंक अकाउंट होल्डर को एक पासबुक देते हैं जिसमें सभी क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं। से आप पासबुक इशू करवाते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि अब हम सेविंग में भी एक ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि अब यूपीआई से सब लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। और यूपीआई में पहले तो चेकों से ट्रांजैक्शन हुआ करती, या निकालते थे, एक ऑनलाइन मुश्त मार रहे हो? निकालते थे, घर में रखते थे, उसमें से पैसा खर्चा करते रहते थे। अब सब मोबाइल पर हो गया। छोटी छोटी 10, 20, 50, 100 रुपए की जितने भी 2 मिनट भुगतान जाओ होते ना, हैं हम सब आधार यूपीआई कार्ड में के सकते हो। माध्यम से करते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से करते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो इस वजह से अब हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी कभी कभी बैंक वाले बोल देते हैं, भाई आपकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आप ले लीजिए। अरे लिंक दिया है उनको। इसके साथ साथ सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की कोई इजाज़त नहीं है। ये एक नियम है, अपवाद हो सकते हैं, एक नियम है, पर ये इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं।
जैसे मान लीजिए सैलरी के अगेंस्ट आपकी सैलरी आती है किसी अकाउंट में, तो तनख्वाह आती है, तो आप उस तनख्वाह के आधार पर जो है ना, वो 2 तनख्वाह के आधार पर आपको जो है ना वो बैंक जो है वो आपको 2 महीने का ओवरड्राफ्ट दे दे। ऐसे अपवाद हो सकते हैं, लेकिन नियम ये है कि आपको सेविंग में कोई भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सेविंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, ये नियम है। अब ये कुछ विशेषताएं, 7 विशेषताएं हो गई सेविंग सेविंग अकाउंट की। एक तो ये कि भी ये गार्जियंस के, माइनर के भी खाते खोले जा सकते हैं, वयस्कों के खाते खोले जा सकते हैं, एकल और संयुक्त खोले जा सकते हैं, 10 साल से ऊपर के बच्चे का खाता स्वयं चालित खोला जा सकता है, HUF ट्रस्ट के खाते खोले जा सकते हैं, चेकबुक और बिना चेकबुक के खाते खोले जा सकते हैं। इसमें जो है ना वो कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जैसे बैलेंस से संबंधित, फ्रीक्वेंसी से संबंधित, विड्रॉल से संबंधित, और अगर आप उनका पालन नहीं करते तो उसके बाद आपको पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। चेकबुक वाले और बिना चेकबुक के 2 तरह के खाते हो सकते हैं। और इसका जो विड्रॉल है, क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट है, इसलिए आप जब भी चेक जाके विड्रॉल जाके देंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। इसमें जो ब्याज है वो डेली बैलेंस, जो आपका डेली का जो बैलेंस है उसकी जो ब्याज की जो गणना है वो डेली बैलेंस पर की जाती है। ज़्यादातर बैंक अकाउंट जो है ना वो पासबुक लेते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी दिया जा सकता है। एक सेविंग में कोई ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं दी जाती। ये 7 मुख्य विशेषताएं हैं। 5 विशेषताएं करंट अकाउंट की थी और 7 विशेषताएं जो हैं वो हमारे सेविंग अकाउंट की हैं। अब एक आता है हमारे पास BCBDA, सेविंग का एक वेरिएंट है। ये लघु बचत खाता, स्मॉल अकाउंट, स्मॉल सेविंग अकाउंट भी कह देते हैं इसको। इसकी विशेषता क्या है? इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, न्यूनतम शेष राशि का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें डिपॉजिट की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ATM के विड्रॉल सहित आप एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 4 विड्रॉल हो सकते हैं। ऑपरेशन ना करने पर कोई जुर्माना नहीं है। होल्डर उसी बैंक में दूसरे सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता, के लिए इनएलिजिबल है, उसकी वो पात्रता नहीं है। ATM कार्ड या ATM कम डेबिट कार्ड की सुविधा इसमें दी जा सकती है। इसके साथ साथ एक 2-3 चीजें और भी ध्यान रखने योग्य हो सकती हैं इसके अंदर, स्मॉल अकाउंट्स के अंदर। एक तो जो 4 विड्रॉल की जो सीमा है, उसके साथ साथ 10,000 रुपए की राशि की भी सीमा है। उसके साथ साथ 10,000 रुपए राशि की भी सीमा है। और साथ में 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं हो सकते। जो टोटल क्रेडिट है, नंबर ऑफ डिपॉजिट तो हो सकता है, लेकिन 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। और एक समय में इस खाते में 50,000 रुपए से ज्यादा शेष नहीं हो सकता, बैलेंस नहीं हो सकता। ये 4 चीजें आप ध्यान में रखें स्मॉल अकाउंट्स के बारे में। एक तो 4 विड्रॉल, 10,000 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए 1 साल में जमा हो सकते हैं, 50,000 रुपये बैलेंस हो सकता है। दूसरा, नियमित खाता नहीं खोल सकते, रेगुलर अकाउंट नहीं खोल सकते उसी में अगर आपका स्मॉल अकाउंट है। इसके साथ साथ 12 महीने तक, हम आगे शायद हो सकता है कि अब जो आगे चर्चा होगी तो तीसरे चैप्टर में शायद आएगा भी, तो आप इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इस खाते को 12 महीने तक रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये दिखा देते हैं कि मैंने OBD, अगर आपका OBD जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया है, तो आप 12 महीने के लिए और इसको बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल अकाउंट BCBDA अकाउंट जो है 24 महीने तक हो सकता है। उसके बाद इस खाते को फ्रीज कर दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि आप जो है ना वो दूसरा खाता ही खोल सकते हैं। उसके बाद परिचालन बंद कर दिया जाता है। इसमें कुछ सीमाएं हैं, कुछ प्रतिबंध हैं, कुछ पाबंदियां हैं, उनका ध्यान आप रखेंगे BSBD अकाउंट के अंदर। अब आता कि हमारे फिक्स डिपॉजिट की। सावधि जमा की,
ये तो फिक्स डिपॉजिट है, हमने कहा टाइम डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट का एक प्रकार है ये। हमने सबसे पहले बात की थी डिमांड डिपॉजिट की। डिमांड डिपॉजिट में दो तरह के हमारे खाते आए थे। एक आया था हमारा चालू खाता करंट अकाउंट, और दूसरा आया था सेविंग अकाउंट बचत खाता। उनकी सभी की विशेषताएं देख ली थी। 5 विशेषताएं हमने करंट में देखी थी। उसमें से प्रमुख विशेषता ये थी कि इसके अंदर जो है ना वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जा सकती है, और दूसरा इसके ऊपर ब्याज नहीं मिलता। सेविंग के अंदर जो है ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दी जा सकती, जो उसको ब्याज मिलता है वो डेली बैलेंस पर मिलता है। ये दोनों की एक तुलनात्मक विशेषता है। अब बात आ गई हमारे पास टाइम डिपॉजिट की। टाइम डिपॉजिट में सबसे पहले सबको प्रचलित, जो सब प्रचलित है, सब लोग जानते हैं जिसके बारे में, इसको हम कहते हैं सावधि जमा या टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट एक फिक्स्ड पीरियड के लिए दिया गया टाइम डिपॉजिट है, एक निश्चित समय के लिए। इसे तय पीरियड खत्म होने के बाद ही निकाला जाता है, ये एक नियम है। लेकिन अगर कोई समय से पहले निकलवाना चाहता है तो बैंक जो है वो अपने विवेकाधीन इसको जो है ना वो उसकी अनुमति देता है, और सब बैंक देते हैं। इसकी विशेषताएं, फिक्स डिपॉजिट तय समय के लिए तय ब्याज दरों पर स्वीकार किए जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट तय समय के लिए तय ब्याज दरों पर स्वीकार किए जाते हैं, कि जैसे अकाउंट खोलते समय डिपॉजिटर और बैंकर के बीच में आपसी सहमति से तय होता है कि मैं 3 साल के लिए इतना पैसा 3 साल के लिए इतनी दर पर रखूंगा। इनकी जो ब्याज दरें हैं वो बैंक की अपनी जो अल्को कमेटी है अलग अलग मैच्योरिटी के लिए अलग अलग ब्याज दरों पर करती है। जो हमारे सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट है, कम से कम 7 दिन के लिए और ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए खोले जा सकते हैं। कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 साल। ये ध्यान में रहे, क्योंकि ये प्रश्न जो है, ये जो अल्को कमेटी वाला प्रश्न जो है और ये 7 दिन और 10 साल वाला जो प्रश्न है, ये कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। आप इस पर ध्यान, इसको जो है ना वो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। फिक्स डिपॉजिट स्वीकार करने वाली बैंक ब्रांच सभी जरूरी डिटेल के साथ एक डिपॉजिट रिसिप्ट जारी करती है। उस पर सभी के सभी विवरण जो है ना अंकित होने चाहिए। सभी के सभी विवरण अंकित होने चाहिए। जैसे मान लो आपका जो भी विवरण है, आपने किस दिन बनवाए, कितने समय के लिए बनवाए, कितनी राशि के बनवाई, उसका अकाउंट नंबर, ब्रांच का आईडी नंबर, आपका कस्टडी नंबर, वो सभी के सभी जो है ना उसके ऊपर अंकित होते हैं। कितना पैसा, कितनी मेच्योरिटी, किस दिन मिलेगा, ये भी अंकित होता है। आपने नॉमिनेशन कराया, ये भी अंकित होता है। सभी के सभी जो जरूरी विवरण है वो उस पर अंकित होते हैं। बैंक आमतौर पर अपनी मर्जी से कस्टमर के डिपॉजिट को समय से पहले बंद करने की रिक्वेस्ट मान सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है कि बैंक आपको कहेगा कि नहीं, पर ऐसा है इसके अंदर भी, और कॉलेबल और नॉन कॉलेबल दोनों डिपॉजिट्स होते हैं। जो समय से पूर्व जिनका भुगतान लिया जा सकता है, और ऐसे जिनका समय से पूर्व भुगतान नहीं लिया जा सकता है। ये दोनों तरह के डिपॉजिट आपको मिलता है। लेकिन उसमें भी मान लीजिए जो नॉन कॉलेबल है, उसमें भी अगर आप कोई अपनी जो है ना मजबूरी बताते हैं, तो अलग अलग प्राधिकारी जो है, अधिकारी जो है ना उसकी भी अनुमति आपको दे सकते हैं निकलवाने की। लेकिन सभी बैंक आपका जो समय से पहले जो बंद करने का जो रिक्वेस्ट है, अनुमति है, वो उसको स्वीकार करते हैं। ये एक तरह से नियम है, कोई अपवाद नहीं, एक्सेप्शन है। डिपॉजिट की मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल इंटरेस्ट को मौजूदा इंटरेस्ट रेट पर रिन्यू किया जा सकता है। जो भी उस दिन इंटरेस्ट है आप रिन्यू करवाना चाहते हैं, प्रिंसिपल रिन्यू करवाना चाहते हैं, इंटरेस्ट आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों रिन्यू करवाना चाहते हैं, जो भी आपका जो भी ज़रूरत है, जो भी आपका निवेदन है, जो भी रिक्वेस्ट है, उसके अनुसार जो है वो आप ऐसा कर सकते हैं।
इसके साथ साथ एक चीज और भी है, ये जो है ना वो थोड़ा परीक्षा के अगर आप नजरिए से देखें तो ये वाला जो सेंटेंस है, लास्ट वाला जो सेंटेंस है, ये जो है ना वो परीक्षा के नजरिए से थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि 20,000 रुपए से, ये क्योंकि ये जो है ना जो प्रावधान है ये इनकम टैक्स का प्रावधान है, आयकर का आयकर जो हमारे कानून है या आयकर के जो प्रावधान है उनके तहत आता है ये प्रावधान जो है। वो 20,000 रुपए से ज्यादा की मेच्योरिटी रकम कैश में नहीं दी जाती बल्कि अकाउंट के माध्यम से दी जाएगी। 20,000 रुपये ज्यादा की मेच्योरिटी रकम कैश नहीं दी जाएगी बल्कि अकाउंट के माध्यम से दी जाएगी। ये बात स्पष्ट है, ये ध्यान में रखें आप। अब कुछ एक जो है ना वो हमारे स्पेशल डिपॉजिट, मतलब कुछ एक जो है ना वो स्पेशल टर्म डिपॉजिट्स हैं जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं। कुछ में जो है ना साधारण ब्याज देते हैं, किसी में हम चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो स्पेशल टर्म डिपॉजिट इस तरह के स्पेशल डिपॉजिट होते हैं जिसमें इंटरेस्ट हर क्वार्टर में कंपाउंड होता है, जिससे जो है ना डिपॉजिटर्स को ज्यादा रिटर्न मिलता है, इससे डिपॉजिटर्स को ज्यादा रिटर्न मिलता है। सीनियर सिटीजन डिपॉजिट, साल साल से ज्यादा जो लोग हैं, मेरे जैसे जो लोग जो 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, उनके लिए जो है ना वो सभी के सभी बैंक जो है वो कुछ ना कुछ ब्याज दर ज्यादा देते हैं। कहीं कोई 1/4% ज्यादा देता है, कोई 50% ज्यादा देता है, कोई ज्यादा से ज्यादा 50% ही, 50 पैसे ही है, 50 पैसे ही देते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कुछ एक बैंक जो है ना 25 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे ऐसा भी देखा गया है। जो हमारे सुपर सीनियर सिटीजन है, अगर मैं अपने बैंक की बात करूं, पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं, तो 60 साल तक के लोगों के लिए एक ब्याज दर है। उसके बाद 60 से 80 साल के लोगों के लिए एक ब्याज दर है, और जो 80 साल से ऊपर हैं हमारे नागरिक, उनके लिए जो है ना वो और भी अतिरिक्त ब्याज दर है, 30 पैसे उसके अंदर अतिरिक्त और ब्याज दर दी जाती है। अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो ऐसा ही प्रावधान दूसरे बैंकों में भी होगा, ऐसा नहीं कि ये तो हम क्योंकि जानकारी एएनबी की रखते हैं तो इसलिए मैंने आपसे साझा की है। उनको हम सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं, जो 80 वर्ष से ऊपर है। अब कुछ एक और हमारी जो विशेषताएं, अब एक ये चीज है, एक बल्क डिपॉजिट, एक बल्क डिपॉजिट का भी एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। बल्क डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट क्या है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक को छोड़कर जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं और जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक भी शामिल है, अगर उसमें 2 करोड़ रुपए का एक सिंगल डिपॉजिट किया जाए, 2 करोड़ का एक सिंगल, तो जो है ना वो बैंक जो है वो जो नियमित जो ब्याज दरें हैं उनसे अलग ब्याज दरें आपको ब्याज दे सकता है। उनकी ब्याज दरें जो है ना अलग से निर्धारित कर सकता है। इसको हम थोक जमा कहते हैं, बल्क डिपॉजिट कहते हैं। और ये जो सीमा है थोक ब्याज की, थोक जमा की, रीजनल रूरल बैंक के लिए 1 करोड़ है। जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनके लिए ये सीमा एक एकल डिपॉजिट की 2 करोड़ है, और जबकि रीजनल रूरल बैंक के लिए ये सीमा 1 करोड़ है। अगर आप किसी भी कमर्शियल बैंक में 2 करोड़ का एक सिंगल डिपॉजिट करते हैं तो आपको अलग से ब्याज दरें आपके निर्धारित की बैंक दे सकता है आपको। इसी तरह से रीजनल रूरल बैंक में अगर आप एक डिपॉजिट 1 करोड़ का रखते हैं तो आपको अलग से ब्याज दरें आपकी निर्धारित कर सकता है आरआरबी। कि बैंक केवल बल्क डिपॉजिट पर डिफरेंशियल इंटरेस्ट दे सकता नहीं है। यार, नहीं, बैंक केवल जो हमारे बल्क डिपॉजिट है उसके ऊपर जो है ना वो डिफरेंशियल रेट दे सकते हैं। ऐसा प्रावधान रिजर्व बैंक ने किया है, बैंकों को ऐसी स्वतंत्रता दी है। अब बात आ गई हमारे पास अगले, हमारे जो आवर्ती जमा है। सावधि टाइम डिपॉजिट में हमारे जो रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, रिकरिंग डिपॉजिट या कम्युलेटिव डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट होते हैं जिनमें इनपुट बराबर महीने की किश्तों में होती है। हर माह, हर महीने एक जैसी किश्त जमा करनी।
और मेच्योरिटी पर आउटपुट एक मुश्त होता है, लमसम आपको पेमेंट मिलती है, ब्याज और जो भी आपने जमा किया है। आपने 5 साल के लिए आरडी खोली है, 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपने जमा करना है उसके अंदर। आपने 60,000 रुपये आपने मूल जमा किया और उसमें 5 साल में जो भी ब्याज मिला वो कम्युलेटिव होकर आपका 5 साल के बाद जो है ना ब्याज। इसकी विशेषता क्या है, कस्टमर एक तय समय के लिए पहले से तय फ्रीक्वेंसी पर एक तय रकम जमा करता है। आपने पहले से तय किया, आपने पहले से बैंक किया को बताया, आपने पहले से इस बात का चयन किया है कि मैं जो है ना वो 5 साल के लिए ये पैसा जमा करूंगा, 5 साल के लिए ये पैसा जमा करूंगा। उसके बाद आप वो 5 साल के लिए जो आपने चयन किया वो 5 साल के लिए वो पैसा जमा करते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट पहले से तय, जो आपके टर्म डिपॉजिट जो सावधि जमा पे जो ब्याज दरें होती हैं वही ब्याज दरें आवर्ती जमा पर भी, रेकरिंग डिपॉजिट पर भी वही ब्याज दरें लागू होती हैं। जितने समय के लिए रेकरिंग डिपॉजिट किया जाता है वही दरें आपको जो है ना वो दिया जाता है। जमा की गई कुल राशि ब्याज समेत मेच्योरिटी डेट पर आपको दे दी जाती है, आपको उसको भुगतान कर दिया जाता है। और उसके बाद आपके ऊपर ये छोड़ दिया जाता है, आपका विकल्प पर छोड़ दिया जाता है कि आप उस पैसे का कैसा कैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। बैंक में उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैंक में डिपॉजिट दोबारा से करना चाहते हैं, नई आरडी खोलना चाहते हैं, या आप उसको किसी और अन्य अपने उद्देश्यों के लिए, घर के काम के लिए, किसी और अन्य उद्देश्य के लिए आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आपके विवेकाधीन है। इसके बाद आता है हमारे पास डिपॉजिट, जो बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं उनका जो बीमा है। अगर मान लो कल को कोई भी बैंक फेल हो जाता है, और जो कमर्शियल हमारे बैंक हैं, जो शेड्यूल्ड जो हमारे बैंक हैं, अगर उसमें से कोई भी बैंक फेल हो जाता है, नुकसान में चला जाता है, बैंक उस आरबीआई उसको जो है ना बंद करने की घोषणा कर देता है मान लीजिए, तो जो डिपॉजिटर्स हैं उनके हितों की रक्षा के लिए उनका जो डिपॉजिट है उसका बीमा करवाया जाता है। और इस बीमे की अधिकतम राशि जो है ना 5 लाख रुपए है। बैंक में हर डिपॉजिटर को उसी हैसियत, उसी अधिकार में रखे गए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट, सेम राइट, सेम कैपेसिटी एंड सेम राइट। अगर एक कल है तो एक कल, अगर ज्वाइंट है तो ज्वाइंट, अगर वो एक उसी हैसियत में रखे गए हैं बैंक में हर एक डिपॉजिटर, ये पर डिपॉजिटर है। और इसमें सभी के सभी तरह के खाते शामिल हैं, सेविंग, फिक्स, करंट, जो भी एक सेम कैपेसिटी में रखे गए हैं। दोनों के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बीमा मिलता है। ये ध्यान में रहे कि जो इंश्योरेंस है वो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस उपलब्ध है आपके लिए। डीआईसीजीसी नीचे दिए गए तरह के डिपॉजिट को छोड़कर, जो नीचे 6 तरह के जो डिपॉजिट हैं इनको छोड़कर सभी के सभी डिपॉजिट्स जो हैं, जैसे सेविंग हो गया, फिक्स्ड है, करंट है, रैकरिंग है, सभी को इंश्योर करता है, सभी का बीमा करता है। एग्जम्प्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से डिपॉजिट हमने छोड़ देने हैं? जो विदेशी सरकारों की जमा राशियां हैं, जो फॉरेन गवर्नमेंट की जो हमारे पास कोई डिपॉजिट्स हैं, केंद्र और राज्य सरकारों की कोई जमा राशियां हैं उनको छोड़ दिया जाए। उसके बाद इंटर बैंक डिपॉजिट हैं वो छोड़ सकते हैं। राज्य भूमि विकास बैंकों की, राज्य सहकारी बैंकों में जमा राशियां, जो हमारे स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनके जो डिपॉजिट्स हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ, उनको भी जो है ना एग्जाम्प्टेड हैं वो भी। जो भारत से जो है ना वो बाहर जो राशि हमें जमा राशि प्राप्त होती है वो भी एग्जाम्प्ट हैं, वो भी इंश्योर्ड नहीं है। और इसके साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी से किसी को भी एग्जाम्पशन ले लिया तो वो भी डिपॉजिट इंश्योरेंस से एग्जाम्प्ट होगी। इसका जो बीमा की जो प्रीमियम है, जो इसका जो प्रीमियम पे किया जाता है वो बैंक अपने खातों से अपने आप से पे करता है, जमाकर्ताओं से, डिपॉजिटर से। इसकी जो बीमा की जो वार्षिक राशि है वो किसी भी डिपॉजिटर से नहीं ली जाती।
वो किसी भी डिपॉजिटर से नहीं ली जाती। वो बैंक जो है ना वो इसका जो प्रीमियम है वो अपने आप से इसका जो प्रीमियम है वो उसको जो है वो उसका भुगतान करता है। अब एक स्कीम आ गई आपके पास, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है? रिटेल डायरेक्ट स्कीम वो है जब कोई भी हम में से बचत, जो भी निवेशक है, जो छोटा निवेशक है, स्मॉल इन्वेस्टर है, वो जो है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जो राज्य सरकार और भारत सरकार जो है ना वो सिक्योरिटीज फ्लोट करती है बोरिंग्स करने के लिए, पैसा मार्केट से लोगों से उधार लेने के लिए, ये सब काम जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक करता है राज्य सरकारों और भारत सरकार दोनों के लिए। और आप जो है वो ऐसी सिक्योरिटीज के लेन देन के लिए, ऐसे सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग के लिए में इच्छुक हैं, आप इंटरेस्टेड है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। लेन देन बाजार में, मार्केट में इसका लेन देन किया जा सकता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जारी करते हैं, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जारी करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। और जो भी निवेशक हमारे इस काम को करना चाहते हैं वो आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं। वो उसके, अगर वो अपना खाता, आरडीजी खाता उस वहाँ पर खोल लें, तो वो इस तरह के व्यापार में, इस तरह के ट्रेडिंग में जो है ना वो अपने आप ट्रेडिंग जो है ना वो कर सकते हैं। रिटेल डायरेक्ट स्कीम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जो भी निवेशक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, वो उसमें रुचि रखते हैं, उनके लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है ना वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत खुदरा निवेशक, इसका प्रावधान ये कि एक कोई भी इंडिविजुअल जो रिटेल इन्वेस्टर है अपना जो है ना आरबीआई के साथ गिल्ड सिक्योरिटीज खाता, जिसको हम कहते हैं रिटेल डायरेक्ट गिल्ड, आरडीजी खाता खोल सकते हैं। आरडीजी खाता खोल सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लेन देन के लिए, ट्रेडिंग के लिए। सीधा आरबीआई की वेबसाइट पर जाएं, आपको मिलेगा आरबीआई डायरेक्ट। आरबीआई डायरेक्ट को हम स्कीम वहां पर आप क्लिक करें और आप जो भी वहां पर आपकी जो भी पात्रता है, जो भी ज़रूरतें हैं, वहां पर आप ऑनलाइन यहाँ पे काम खोल सकते हैं। किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, रिजर्व बैंक में जाने की जरूरत नहीं। रिजर्व बैंक के जो है ना वो वेबसाइट पर ही ये जो है ना वो आरबीआई डायरेक्ट करके एक विकल्प उपलब्ध है। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर निवेश करना चाहते हैं, खरीद बेच करना चाहते हैं, तो आप ये आरडीजी अकाउंट आरबीआई के साथ खोल सकते हैं डायरेक्ट स्कीम के अंडर। इसकी पात्रता क्या है उसको ऊपर देखते हैं। सर हाँ जी। से आज नमाज 1 बजे है, विदा की नमाज है, कब तक क्लास चल सकता है? मैंने जो क्लास है वो तो 1:15 तक है, 1:15 तक। और इस संबंध में आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं कोमल मैम, वो यस सर। आपको इस संबंध में क्या, सीएससी का क्या दिशा निर्देश है, वो आपको छुट्टी दे सकती हैं या नहीं दे सकती वो? आपको कितने बजे जाना है नासिर जी? सर 1 बजे जमात है। ठीक है, चलेगा, आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। जाए हाँ, अभी तो 20 मिनट है ना, तो अभी इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो नासिर? मतलब दूर है मस्जिद। तो वो तो ठीक ठीक है, बट आप मतलब मतलब अभी आप ऐसे ज्वाइन होके अभी जाएंगे, अभी जाना चाहते हैं ऐसा? मतलब रास्ते में ज्वाइन रहेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, वो ऐसा कोई वो नहीं है, मैं कल रिपीट भी करा दूंगा। जो भी हमारे मुस्लिम बच्चे हैं और वो नमाज में जाना चाहते हैं, मैं कोमल की परमिशन से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो अपने जो भी उनकी धार्मिक भावनाएं हैं, आप उनके मान्यताएं हैं, उनके हिसाब से क्लास छोड़कर जा सकते हैं। और जो भी अभी आधे घंटे में, 20 मिनट में और पढ़ाया जाएगा, वो कल रिवाइज भी करवा दिया जाएगा आपको, उसकी भी चिंता ना करें।
आप ऐसा नहीं है कि भाई ज़रूरी है आप रास्ते में भी इस पर ध्यान दें। आप अपने जो भी आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं उसके हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हैं। कोमल, ठीक है मेरी बात? यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो आप जा सकते हैं, और जो भी इसमें पढ़ाया भी जाएगा वो भी कल रिपीट करवा दिया जाएगा, उसकी चिंता ना करें आप। ठीक है नासिर? और सभी मेरे जो मुस्लिम भाई हैं उन सभी को ये बहुत बहुत ईद की बहुत बहुत मुबारक है। मुझे लग रहा है कि आज शायद ईद की आखिरी नमाज है शायद, ईद से पहले की कल ईद होगी। तो आप कर सकते हैं अपने काम को। तो आप पात्रता, इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर स्कीम है, इस स्कीम के तहत रजिस्टर किए जा सकते हैं। अगर उनके पास ये 5 में से कोई भी चीज़ है तो उनके जो है ना वो, अगर वो खोल सकते हैं, उनके पास 5 चीज़ें होनी चाहिए ये खाता खोलने के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत। एक तो उनका भारत में जो है ना सेविंग अकाउंट होना चाहिए, रुपए सेविंग अकाउंट होना चाहिए एक। दूसरा, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी परमानेंट अकाउंट नंबर, ये आपके पास होना चाहिए। तीसरा, केवाईसी के लिए कोई भी ओबीडी, आपके पास ओबीडी होना चाहिए। एक आपके पास जो है ना वो ईमेल आईडी होनी चाहिए जो रिकग्नाइज, जो आपकी अपनी ईमेल आईडी हो। सर जी ओबीडी क्या होता है? हाँ जी, ओबीडी, ओबीडी जो है ना वो आपको जो है ना कल पढ़ाया जाएगा। मतलब ये सुबह के जो सुबह का सेशन है ना कल, तो उसमें ओबीडी आएगा, उस पर चर्चा होगी। ऑफिशियल, वैसे ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है। इसको 4 हमारे ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, सॉरी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड और पासपोर्ट। ये ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है। 6 हैं, 6 में से 4 प्रचलित हैं, 2 ऐसे हैं जो प्रचलित नहीं हैं, तो उन पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती। एक मनरेगा कार्ड आपका, और दूसरा एनपीआर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, उसकी अगर कोई भी प्रमाणित प्रति आपको मिले तो उसको भी हम ओबीडी मान सकते हैं। नो योर कस्टमर के लिए कोई भी ओबीडी, इसमें से 6 में से कोई भी आपके पास एक हो सकती है। ईमेल आईडी सबको पता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सबको ध्यान है कि जो भी आपका बैंक के खाते के साथ जो पंजीकृत है मोबाइल, वो जो है ना वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हम माने। इसके तहत फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फैमा 99 के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर भी इस स्कीम के तहत एलिजिबल है, पात्र है। जो हमारे एनआरआईज हैं वो भी इसके पात्र हैं। इसके बाद रिटेल, जो आपका रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट जो आरडीजी अकाउंट है, अकेले रिटेल डायरेक्ट या रिटेल जो है ना जो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट जो अकाउंट है वो आप इंडिविजुअल भी खोल सकते हैं, आप संयुक्त रूप से भी खोल सकते हैं, ज्वाइंट भी खोल सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों अपने अपने आप से इसके लिए जो है ना वो आपके जो है ना वो होने चाहिए, पात्र होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए। ज्वाइंट खोला जा सकता है, लेकिन दोनों को अपनी अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करनी है। एलिजिबिलिटी क्या है? जो ऊपर 5 जो चीज़ें लिखी गई हैं, अगर आपके पास 5 जो चीज़ें हैं तो आप इस खाते को खोलने के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट जो स्कीम है, गिल्ट अकाउंट जो है आर्ट का, उसमें जो है ना वो आप खाता खोल सकते हैं। सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जो हमारे मनी मार्केट का जो हिस्सा है, वो उसमें लेन देन के लिए आप इस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात आ गई आपका रेमिटेंसेस की। रेमिटेंसेस में प्रेषण जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना पैसा, एक व्यक्ति से दूसरे के व्यक्ति के खाते में पैसा डालना, इसको हम कहते हैं प्रेषण, रेमिटेंस। आपने किसी का भुगतान करना है, आपने किसी को रेमिटेंस देना है, आपने पैसा देना है किसी का, वो दूसरे शहर में रहता है, तो उसके है वो कहीं पर भी आप दे कर सकते हैं। विदेश में पैसा भेजना है तो उसके लिए स्विफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो रेमिटेंस है, आपने किसी से कोई सामान लिया, या आपने कोई आपके जो है ना वो आपके जो व्यक्तिगत संबंध है, सामाजिक संबंधों के अंतर्गत भी
आप जो है ना वो ऐसी आपकी एक ऑब्लिगेशन हो सकती है, आपका उत्तरदायित्व हो सकता है कि आपको किसी को पैसा देना है। और साथ में जो भी आप खरीदते भी हैं तो आप पैसा उसका उसका पेमेंट करते हैं, तो भी एक तरह से परेशानी है। वो भी तो आपने किसी से सामान लिया, आप उसका पैसा देना चाहते हैं, तो वो भी दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द रेमिटेंस। तो जो पारंपरिक तरीका है, दो तरीके से एक तो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है रेमिटेंसेस के, जिसको हम कहते हैं पारंपरिक तरीके, और दूसरे जो है ना हमारे पास आधुनिक तरीके हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जो तकनीकी तरीके हैं हमारे धन प्रेषण के। उसमें से सबसे पहला आता है डिमांड ड्राफ्ट। और एक इवन अगर आप किसी को चेक के माध्यम से भी पैसा पेमेंट करते हैं तो वो भी एक तरह से रेमिटेंस है, वो भी एक भुगतान की प्रक्रिया है, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा डालने की प्रक्रिया है। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश में अगर आप पैसा भेजते हैं तो हम उसको आमतौर पर आम जो भाषा में, आम जन की भाषा में जो है ना प्रेषण कहते हैं। फंड्स रेमिटेंस का मतलब है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी को पैसा ट्रांसफर करना, चाहे वो देश में हो या विदेश में। बैंकिंग में ट्रेडिशनल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के रेमिटेंस प्रोडक्ट उत्पाद उपलब्ध हैं। बैंकिंग में ट्रेडिशनल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के कई रेमिटेंस दोनों प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। डिमांड ड्राफ्ट, सबसे पहले बैंकिंग ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर ड्राफ्ट के रूप में इसको जाना जाता है। यह एक पेमेंट ऑर्डर है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, जिसका भुगतान जो है ना, जिसका पैसा जो है ना वो कमीशन सहित पहले ले लेता है बैंक आपसे। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक की एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को जारी करती है, जिसमें ड्राई ब्रांच जो है ना वो ये निर्देश दिया जाता है कि वे बताए गए व्यक्ति को तय रकम का पेमेंट कर दे। कि जो उसका नाम लिखा है जिस व्यक्ति का, मेरी ब्रांच ने जो है ना वो, मेरी ब्रांच में कोई परचेजर आया, आपने पैसा दिया, आपने कहा कि इस व्यक्ति के नाम पे, उसका नाम लिखा आपने कि इसके नाम में जो है ना ड्राफ्ट, चाहे वो कंपनी का नाम हो सकता है, व्यक्तिगत नाम हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है, किसी फर्म का नाम हो सकता है। भाई आप इसके फर्म के नाम में, इस व्यक्ति के नाम में इतने रुपए का ड्राफ्ट और इस शहर पर आधारित आहरित ये बना दें। वो शहर का नाम लिखता है, उस शहर में उस बैंक की कौन सी शाखा जो है ना अधिकृत है, या एक ज्यादातर क्या है कि अब क्या है, एक ही शाखा को जो है ना वो इसमें ऑथराइज कर दिया जाता है, अधिकृत कर दिया जाता है। पहले सभी शाखाओं पर हम जो है ना ड्राफ्ट ड्रॉ कर लेते थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया। अब एक ही, ज्यादातर एक शहर में एक ही शाखा, अगर बहुत सारी शाखाएं हैं उस शहर में तो एक को अधिकृत कर दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, तो देख लेंगे कि उस शहर में कौन सी अधिकृत शाखा है, उस पर जो है ना वो ड्राफ्ट ड्रॉ कर देंगे, उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे, जितनी राशि का उसने बनाने के लिए कहा है उतना राशि लिख देंगे। और आज की तारीख में आप देखें तो नीचे जो है ना परचेजर का नाम भी आता है ड्राफ्ट का। मुझे नहीं पता दूसरे बैंकों में ऐसा व्यवस्था है या नहीं है। जब आप ड्राफ्ट जारी करवाते हैं तो ड्राफ्ट जारी करने के वक्त जो किसने बनवाया है ना उसका नाम भी प्रिंट होता है कि इस व्यक्ति ने आपके पक्ष में जाना ये ड्राफ्ट बनवाया। तो उस ब्रांच को जाना ये आदेश हो गए, उसका पैसा बैंक के पास आ गया, उसकी बैंक ने कमीशन भी ले ले कि जब ये ड्राफ्ट जो है ना आपके पास आएगा भुगतान के लिए तो आपने इस व्यक्ति को भुगतान दे देना। तो जो वहां उसी आदेश के अनुसार जो है ना उस व्यक्ति को पैसा भुगतान कर दिया जाता। डीडी पैसा ट्रांसफर करने का एक ऐसा तरीका है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अलग अलग सेंटर पर, कि अलग अलग सेंटर पर आप यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए मैं फरीदाबाद में हूँ, आप किसी और जगह हैं, आपको कोई पेमेंट करना है तो मैं एक ड्राफ्ट बना के और आपको एक 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 जो है ना वो जो आपका एक सेंटर है, एक स्थान है, दूसरे स्थान पर आपको जो है ना वो भुगतान का एक माध्यम है। डिमांड जारी करना और बुक बनाने से संबंधित कुछ एक और चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी है।
ये चीजों पर ही प्रश्न पूछा जाएगा। इन चीजों पर प्रश्न, ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से कुछ थोड़ी महत्व रखती है। 50,000 रुपये और उससे ज्यादा कीमत के डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक आमतौर पर कस्टमर के अकाउंट से पैसे डेबिट करता है। ये ध्यान में रखें कि 50,000 रुपये से ऊपर का अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो आपको अकाउंट से डेबिट करके बनवाना पड़ेगा, आप कैश में नहीं बनवा सकते। 49,999 रुपये तक का कैश देकर आप ड्राफ्ट बनवा सकते हो कैश में, लेकिन अगर आपको 50,000 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना है तो आपके खाते को नामी करके डेबिट करके ही बनाया जाए, आप उसका कैश में नहीं बना सकते। अगर कस्टमर छोटी राशि भेजने के लिए डाक खरीदना चाहता है तो ब्रांच उसे जारी करेगी। ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है कि इससे कम का ड्राफ्ट जारी नहीं किया जा सकता। अगर आपने अपनी जो एग्जामिनेशन फीस है, कोई आपने अपना प्रवेश परीक्षा देनी है, आपने कोई मान लीजिए हम किसी भी रोजगार के लिए हम कोई आवेदन देते हैं, उसके लिए उस पर कोई जो है ना वो आवेदन की जो है ना वो कोई फीस लगनी होती है, वो बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 500 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का अगर ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट बनवाए जाने की आवश्यकता है, लगाए जाने की आवश्यकता है, तो वो मना नहीं किया जा सकता, वो ड्राफ्ट बनवाया जा सकता है। इसके साथ साथ ये सुनिश्चित करना भी बैंक के लिए जरूरी है कि बैंक जो है ना 20,000 रुपये और उससे ज्यादा का डिमांड ड्राफ्ट जो है वो सिर्फ खाते के माध्यम से ही उसका भुगतान करेगा, कैश में उसका भुगतान नहीं किया जा सकता। जो जो प्रावधान एफडी के लिए है, सावधि जमा के लिए है, कि जो सावधि जमा है वो 20,000 रुपये से ऊपर उसका कैश का भुगतान नहीं हो सकता, 20,000 और उससे ऊपर। इसी तरह से जो ड्राफ्ट है, जो इसी तरह से जो ड्राफ्ट है उसका भी 20,000 और उससे ऊपर जो है ना वो कैश में भुगतान नहीं किया जा सकता, उसको भी जो है ना वो खाते के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट जारी करते और पेमेंट करते समय बैंक के कस्टमर की पहचान करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि जिस कस्टमर को पैसा देना है। अगर वो कलेक्शन में नहीं आया, अगर बैंक में, अगर बैंक के चैनल से आ रहा है, बैंक के माध्यम से आ रहा है, तो उसकी जो पहचान है वो कलेक्टिंग बैंकर को देखनी है। आपने तो साइन मिलाने हैं, आपने तो साइन मिलाने हैं, आपने देखना है कि हाँ हमारी शाखा ने जारी किया, उसके ऊपर जो हस्ताक्षर हैं वो लोग उसी शाखा में तैनात हैं, तो वो आपको उसका जो है ना वो भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन जो भुगतान आपके काउंटर पर होते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ऑर्डर है आपका, ये बेयरर नहीं है। आप पहचान करने के बाद ही अगर कोई भी ड्राफ्ट 19,900 रुपये, 900 रुपये का या 999 रुपये का लेकर आपके काउंटर पर आ जाता है, वो अकाउंट पे ही जारी नहीं हुआ है, तो आप उसका भुगतान जो है वो पहचान करने के बाद ही करेंगे। जो जो भी आप उसके लिए प्रक्रिया अपनाते हैं, आप किसी ग्राहक की जिस ग्राहक है उससे उसकी पहचान करवाते हैं, जो भी पहचान का जो भी तरीका अपना दें, आप पर पहचान होने के बाद ही उसको जो है वो भुगतान कर दी किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी के बारे में सभी जानकारी ड्राफ्ट फॉर्म डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर लिखी जाती है। जो आज की तारीख में जो ड्राफ्ट की जो वैलिडिटी है वो भी 3 महीने है। जैसे चेक की जो वैलिडिटी है वो 3 महीने है, पहले 6 महीने हुआ करती, अब वो वैलिडिटी, वैधता जो है वो 3 महीने कर दी गई है। इसी तरह से जो ड्राफ्ट की जो वैधता है वो भी 3 महीने है। बैंक अपने ब्रांच पर निकाले गए ड्राफ्ट का पेमेंट तुरंत करेंगे, वो रोक नहीं सकते, क्योंकि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, उसका भुगतान, उसका जो है ना पैसा बैंक ने पहले से ले लिया है। अगर कोई ड्राफ्ट ट्रांजिट वगैरह में खो जाता है, ऐसा हो सकता है कि आपने ड्राफ्ट जारी करवाया, आपने भेजा, किसी को दिया, आपने दे भी दिया, हैंड ओवर भी कर दिया उसको, मान लीजिए उससे से ही खो गया जिसके पक्ष में बना था, जिसको दिया जाना था। ऐसी संभावना है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो खो जाता है, लॉस्ट इन ट्रांजिट है, तब जो परचेजर है वो बैंक से डुप्लीकेट
ड्राफ्ट बनवा सकता है, जारी करवा सकता है। उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि वो एक उससे बैंक जो है ना एक इंडैमिनिटी लेता है। उसकी जो प्रक्रिया है, उसका प्रोसेस है, उसका जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन है, वो करने के बाद जो है ना वो बैंक ऐसा कर सकता है। ये थी हमारे ड्राफ्ट से संबंधित जानकारी। और अब हम मैं थोड़ा सा, जो हमारे पास 10-15 मिनट बचे हैं, पहले ये कि अगर कहीं पर भी किसी को कोई चीज़ रिपीट करवानी है, आपको कोई कौन सा? किसी किसी चीज़ पर, किसी स्लाइड पर आपको स्पष्टीकरण चाहिए, तो हम वो स्पष्टीकरण ले सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कहीं पर भी लगता है कि वो चीज़ आपसे छूट गई, आपने आप उससे दोबारा से पूछना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप उस पर कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, सर किसी। आपने एफडी आपने सर एफडी के लिए बोला था हाँ जी। 7 दिन से 10 साल के लिए, मतलब हाँ इसका जी। समझ नहीं पाया मैं। ये जो एफडीआर है, जी एफडीआर का क्या नियम क्या है प्रवीण जी? एफडी कहते हैं किसको? एफडीआर उधर बिल्कुल ना जिम जिम वाला। फिक्स डिपॉजिट होता है जहाँ पे। उसको जी मतलब अगर मैं उसको कहूँ कि सा- परिभाषा या उसकी जरूर मतलब उसको परिभाषित कैसे करते हैं हम, उसको हम परिभाषित कैसे करते जिम हैं जिम उसको? वाला। सर के बारे में मुझे जानना है। परिभाषित हम करते हैं कि हम उसको कहते हैं कि एक निश्चित समय, निश्चित आयु, फ्यूजन, नो निश्चित निश्चित समय और निश्चित दर। वाक्य मेरा Recording in वही है। progress. जी हाँ। अब ये जो निश्चित समय है ना, ये जो निश्चित समय है वो 7 दिन से कम नहीं हो सकता। पानी में जाए। अच्छा जी वो जो निश्चित समय है वो 7 दिन से कम नहीं हो सकता और 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। निश्चित जो समय है, ये इसका मतलब ये है। आप ओके बनाते हैं, नहीं, और इससे से ज्यादा इसका पानी का बोतल ना बड़ा वाला। पानी का बोतल बड़ा वाला। ओके सर। और बोला था बीमा के बारे में, जैसे बैंक खुद से करती है जमीन, तो फिर वो जो Recording in progress. अगर बता दें, ध्यान में नहीं आया। 5 लाख रुपए तक, अच्छा मैक्सिमम। मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है वो प्रिंसिपल, जो आपका मूल है और ब्याज अच्छा जी दोनों मिलाकर, और जितने भी तरह के खाते हैं आपके जो सेम कैपेसिटी में, मान लीजिए आप प्रवीण कुमार आपने सेविंग अकाउंट भी खोला है, आपने एफडी भी खोली है प्रवीण कुमार के नाम से, आपने आरडी भी खोली हुई है, आपका करंट अकाउंट भी है, चारों की चारों क्योंकि सेम कैपेसिटी में हैं, दिखला है ना? सेम अधिकार में हैं, दिखला तो है इन दो। सब में जो भी आपका मूल है और जो भी इसके ऊपर ब्याज है, सबको मिलाकर 5 लाख रुपए, सारे खातों को मिलाकर। अच्छा ऑल अकाउंट्स वगैरह यस, मिला के। जो सेम कैपेसिटी में और सेम राइट में खुले गए। तो इसका जो अधिकतम राशि, जो अधिकतम बीमा है वो 5 लाख रुपए तक का है। और कौन कौन से जो खाते हैं वो इसमें एग्जाम्प्टेड हैं, जिनके ऊपर छूट है या जो इसमें कवर नहीं किए गए हैं, वो आप थोड़ा सा बताएं। कोई भी बताएं, आप में से किसी को आप बता सकते हैं एग्जाम्प्टेड कौन कौन से?
एग्जम्प्टेड डिपॉजिट कौन कौन सी है? क्या होता है सर जी? नहीं होता, नहीं। एग्जम्प्टेड जिन पर जो है ना वो ये बीमा का लाभ नहीं मिलता, करेंट अकाउंट्स हैं। करंट अकाउंट में मिलता है। विदेशी जी। विदेशी पैसा 6 तरह के खाते हैं जिन पर बीमा का लाभ नहीं मिलता। वो कौन कौन से हैं हमने बात की है, चर्चा की है। केंद्र सरकार होगा। तो भारत सरकार के अकाउंट है, हाँ और बहुत बढ़िया अजय जी। राज्य हाँ जी। राज्य सरकार जो पेमेंट देते हैं उस पे भी नहीं मिलते हैं। हाँ और जी। विदेशी सरकार। जी बिल्कुल बहुत जी बढ़िया। विदेशी सरकार जी। हम्म। विदेशी सरकारों के जमा राशियां, राज्य। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की जमा राशियां। दो, तीसरा लेन देन का जो लेन आपस देन। में बैंक एक दूसरे के खातों में पैसा रखते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट। इंटर बैंक डिपॉजिट। उसके अलावा जो हमारे जो लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं, सरकार राज्य सरकार के भूमि विकास बैंक हैं, वो अपने जो सहकारी बैंकों में जो डिपॉजिट रखते हैं, वो आपका पैसा कोई विदेश से आया है वो, और रिजर्व बैंक से कोई भी आपने छूट ले ली है वो, ये 6 तरह के ऐसे जमा राशियां हैं जिनके ऊपर बीमा उपलब्ध नहीं है। 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध नहीं है। इसके साथ साथ कितने रुपए की एफडीआर है जिसको आप कैश पेमेंट कर सकते हैं? कितने रुपए तक का कैश पेमेंट एफडीआर का किया जा सकता है? कितने रुपए का एफडीआर का पेमेंट कैश किया जा सकता है? 29,000 से कम। 49,999। 19,999 रुपए का 49। एफडीआर। उन्नीस हजार नौ 49,000 सौ नहीं 19,000 19,000 20,000 से ज्यादा खाते के माध्यम से होगा। इसी तरह से ड्राफ्ट जो है वो भी 20,000 रुपए से ज्यादा का ड्राफ्ट है, वो भी खाते के माध्यम से, उसका भुगतान भी खाते के माध्यम से होगा। जो जे बोले जैसा वह बोल रहा है सर के भी। इसके साथ साथ ड्राफ्ट जो है वो कितने रुपए तक का कैश ड्राफ्ट बनवाया जा सकता है? 49,999। हाँ जी, ये तो सामने लिखा है इसलिए मैंने पूछा है आपसे। 49,999 रुपए का ड्राफ्ट जो है वो कैश बनवाया जा सकता है। 50,000 और ऊपर से, उससे ऊपर का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो खाते को डेबिट करके ही बनाया जाएगा। ठीक है। अब कुछ एक विशेषताएं आप बता दें मुझे, करंट अकाउंट की विशेषताएं क्या क्या है? जो हमारे करंट अकाउंट है, जो चालू खाते हैं, उनकी 5 विशेषताएं हैं। 5 में से 2 मुख्य विशेषताएं बता दें आप। पांचों नहीं, बता देंगे तो अच्छा है, 2 बता दें उसमें तो। हाँ जी। उसमें ब्याज दर नहीं नहीं मिलता है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। उसमें कोई लिमिट नहीं रहता कितने आप विड्रॉल किए हैं और कितने जो है आपने कितना डिपॉजिट किए। बहुत बढ़िया। हाँ जी, 2 हो गए। तो हो गए। 3 और हैं। हाँ जी हिमानी। सर क्रेडिट योग्यता वाले ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है हाँ इसमें। बहुत ही बढ़िया हिमानी, एक्सीलेंट, उत्कृष्ट। थैंक यू। 3 हो गई, 2 और। सर इसमें चेकबुक का सुविधा दिया जाता है। हाँ चेकबुक, बहुत बढ़िया। 4, एक और। नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड की सुविधा है। नहीं, ये तो मतलब ये हमारी विशेषताओं में हमने चर्चा नहीं की है। एक और रह गया बस। डेबिट कार्ड, और इसलिए इसको क्योंकि वो तो सेविंग में भी है और करंट में भी है, इसलिए डेबिट कार्ड का हमने विशेष चर्चा नहीं की है। एक इसके अंदर और रह गया। हाँ आप में से। उच्च न्यूनतम शेष राशि। हाँ जी। शेष राशि न्यूनतम हो सकता है इसमें, कोई नहीं नहीं लिमिट इसमें नहीं है। नहीं नहीं, वो इसमें एक है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें जो है ना वो अकाउंट जो आपकी जो वो है, ट्रांजैक्शन जो है वो, उनकी जो वेरिफिकेशन के लिए स्टेटमेंट है वो आपको देना अनिवार्य है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। ये इसका एक और 5 जो विशेषताएं थी
वो सब आपने बहुत ही बढ़िया बताया। एक ये विशेषता रही कि एक तो इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल की कोई सीमा नहीं है, दूसरा इसमें चेकबुक जारी करना ज़रूरी है, तीसरा इसके अंदर जो है ना वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जा सकती है, चौथा इसमें ब्याज नहीं दिया जाएगा, पांचवा जो है ना वो इसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जारी किया जाएगा। अब 7 विशेषताएं जो हैं वो सेविंग की हैं। आप वो 7 विशेषताएं और बता दीजिए सेविंग की, जो हमने डिस्कस करी हैं, जिन पर चर्चा की है, 7 विशेषताएं हैं। यस सर मैं पहला बताना चाहूंगा सर, उसमें सेविंग अकाउंट में ब्याज मतलब बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है सर। बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है, पर किस तरह से उसकी गणना कैसे होती है युवराज जी? युवराज जी, अगर आप बैठ के बात करेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा। आप राजकोट का ऐसा बेच ठीक है, नहीं कर रहा उसकी पर ब्याज की गणना सर डेली बेसिस पे दिया जाता है सर। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। ये ये अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि जो गणना है, उसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाती है, तो वो हम डेली बेसिस पर करते हैं। और दूसरा, हाँ हिमानी, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया था वो। यस सर इसमें एटीएम की सुविधा दी जाती है। हाँ जी, इसमें एटीएम की सुविधा। नहीं, नहीं हाँ, न्यूनतम शेष राशि की सुविधा होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं होता। डिपॉजिट भी स्वीकार होता है। हाँ, ये जो अभी प्रशांत बोल रहे थे कि इसके जी अंदर जो है ना वो जो मिनिमम डिपॉजिट, न्यूनतम शेष मिनिमम राशि। बैलेंस है, फ्रीक्वेंसी जी है, सर, मिनिमम बैलेंस। हाँ वो जो मिनिमम बैलेंस है वो उस तरह की जी पाबंदियां सर। लगाई जा सकती हैं, और उसके ऊपर अगर उसका पालन ना करने पर आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये एक विशेषता ये थी। और एक ब्याज वाली बात हो गई। आप एक बताइए कि जी इसके सर, अंदर, इसमें 3 से 7 हाँ जैसे हाँ हाँ, कि मैक्सिमम 7% इंटरेस्ट मिल सकता है सेविंग में। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 7%। नहीं नहीं, इसमें जो जरूरी है वो खाता किन किन लोगों का खोला जा सकता है। सर 10 साल से ऊपर के बच्चों को। हाँ, ये 10 साल से ऊपर जी का जो सर, 10 विशेष साल से तौर पर ऊपर। मेंशन है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। परीक्षा में ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 10 जी 10 ईयर प्लस जो बच्चे हैं, वो उनका जो है ना वो आप सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट खोल सकते हैं, गार्जियंस के माध्यम से भी खुल सकता है, इंडिविजुअल का आपका जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है। बचत ये बात, बचत का सोर्स होता है सर जी इसमें। ये हाँ जी, सेविंग अकाउंट बचत की जो है बढ़ावा, सेविंग के लिए जो है बढ़ावा देता है सर। हाँ इसकी जो विशेषता है, जो इसका उद्देश्य है, वो जो है ना वो जनता में जो है ना वो जो बचत की जो भावना है उसको विकसित करने के लिए, आदत को विकसित करने के लिए इसकी जो है ना वो इसको बनाया गया है। एक तो सबसे पहले, और बिना चेकबुक के 2 तरह के खाते हो सकते हैं। तीसरा, जो अभी प्रशांत ने बताया कि इसमें जो मिनिमम बैलेंस और फ्रीक्वेंसी, उससे उस तरह की चीज़ें, पाबंदियां हो सकती हैं। इसमें चौथा, ब्याज जो है ना वो डेली बैलेंस के ऊपर दिया जाएगा। पांचवा जो है, इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दी जा सकती। इसमें जो है ना वो किसी भी तरह की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं हो सकती। छठा जो है, वो इसके अंदर पासबुक जारी करते हैं। ये एक और इसके अंदर और रह गया, क्या है देखिए आप, क्या चीज़ रह गई साथ में। हाँ जी, एक अकाउंट हो गई, चेकबुक हो गई, रिस्ट्रिक्शंस हो गई इसके अंदर। आप जो आपकी बुक में है वो, उसमें ये है कि आप जो है वो इसमें जाके, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट है, तो आप जो है ना चेक या विड्रॉल के माध्यम से जाकर आप पैसा निकलवा सकते हैं। चेक या विड्रॉल जो भी आप देंगे, तो आप उसमें जाकर पैसा निकलवा सकते हैं, आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है। अब एक बात इसके बाद आती है, हमारे पास एक अकाउंट है BSBDA।
BSBDA की कुछ विशेषताएं बता दीजिए आप। सर इसमें जो है 4 से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते एक महीने में। 4 विड्रॉल ट्रांजैक्शन नहीं चार विड्रॉल। विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो है सर 2 लाख से ज्यादा पेमेंट चेक में देखो। हाँ जी। 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं हो सकता, 50,000 रुपए से ज्यादा शेष नहीं हो सकता। और अगर आपका सेविंग आपका स्मॉल अकाउंट है तो उसी में ही आपका नियमित रेगुलर अकाउंट नहीं हो सकता। ये मैंने आपके जो स्लाइड है वो भी आपके सामने रख दी है ताकि आप इसमें कोई ऑपरेशन ना करें तो कोई जुर्माना नहीं है। तो क्या करता है वो, प्रश्न किस तरह से पूछता है, थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखेंगे आप। वो क्या करेगा, प्रश्न में ये सारी चीजें लिख देगा आपको। ये चारों पांचों चीजें प्रश्न में ही लिख देगा और फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से सारे सही हैं, ये इसमें से 1 सही है या 2 सही है या 3 सही है। तो इसलिए सभी के सभी चीजों को, सभी के सभी जो आपकी जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। और जो रिटेल डायरेक्ट जो स्कीम है उसमें खाता खोलने के लिए 5 चीजें बता दीजिए। ये बस आखिरी प्रश्न है और मुझे लगता है कि हमने सब का ऑलमोस्ट कवर कर लिया, रिवाइज भी कर लिया। जो रिटेल डायरेक्ट जो अकाउंट है RBI के साथ, उसकी जो 5 रिक्वायरमेंट है वो क्या है। हाँ जी, 5 रिक्वायरमेंट आप बता दीजिए, 5 चीजें होनी चाहिए आप RDG अकाउंट खोलने के लिए। यस हिमानी। पैन कार्ड। हाँ जी बहुत बढ़िया, पैन कार्ड यस। दूसरा आधार कार्ड। हाँ जी OBD। पैन कार्ड हो गया, OBD हो गया, और आधार कार्ड। नहीं बच्चे, आधार कार्ड तो आधार हो गया ना, OBD में आ गया ना आधार। तो पैन हो गया, आधार हो गया, या मान लीजिए OBD हो गया। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। हाँ जी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। नहीं। इसमें आपके पास एक आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल, मोबाइल नंबर, आपका OBD, पैन, और साथ में आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। बैंक में सेविंग का एक रेजिडेंट एक रुपये अकाउंट होना चाहिए। ये 5 चीजें हो तो आप रिटेल डायरेक्ट स्कीम में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग के लिए आप खाता खोल सकते हैं। आप ये मुझे इजाजत दें, मैं अभी जो बाकी की जो चर्चा है वो कल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। PDF में मिल सकता है। मिलेगा कोमल जी, दे देना इनको PDF जो भी जरूरत हो जिसको भी। थैंक यू सर। CTD आता है। हाँ जी CTD कंटिन्यूड, लगातार, मतलब चल रहा है, मांग जमा चल रहे हैं। वो इंग्लिश को हिंदी में ऐसे का ऐसा लिख दिया गया है। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरा अगर बैठ के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, आप लेटे रहते थोड़ा खराब लगता है। नहीं सर तबियत ठीक नहीं है सर जी। Record